नमस्कार और वेलकम बैक टू इसी कंपटीशन क्लासेस। इजराइल से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने एक नया वेपन सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है और इसका नाम है आयरन बीम। ये आयरन बीम एक टाइप का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का लेज़र वेपन है। इसके अंदर कोई गोली नहीं निकलता, बल्कि इसमें से डायरेक्ट एनर्जी निकलती है। ये डायरेक्ट एनर्जी अपने टारगेट के पास जाती है और उसको न्यूट्रलाइज करके उसको गिरा देती है। ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन डिफेंस के अंदर बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी मानी जाती है और अभी तक किसी भी कंट्री के द्वारा ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन करके उसको डिप्लॉय कर देना सीधे डिफेंस के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होता है, क्योंकि अभी यूएस के द्वारा या फिर रसिया के द्वारा भी ऐसे एडवांस सिस्टम नहीं बनाए जा चुके हैं। लेकिन इजराइल इसको बना चुका है और ना सिर्फ बनाया है बल्कि इसको डेवलप भी कर चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने आ जाती है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो चलिए हम इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं कि इस मामले में इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। तो अगर हम बात करें तो इस नए वेपन सिस्टम का नाम है आयरन बीम। जैसे इजराइल का एक एडवांस एक वेपन सिस्टम है डिफेंस सिस्टम में जिसका नाम है आयरन ड्रोम। तो आयरन ड्रोम के ही बेस पे इसको नाम दिया गया है आयरन बीम। तो आयरन बीम के अगर इसके बाद बात करें इसको डेवलप कौन किया है तो रफाल एडवांस आप फ्रांस का नहीं समझिएगा। जो रफाल एडवांस है वो इजराइल का ही एक कंपनी का नाम है रफाल। तो रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन जिसका नाम दिया गया है एल्बिट सिस्टम, जिसको नाम दिया गया एल्बिट सिस्टम को डेवलप किया गया सपोर्टेड बाय इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। मतलब ये सारे लोग मिलकर आयरन बीम को डेवलप किए और सक्सेसफुली डेवलप होने के बाद इसको डिप्लॉय भी कर दिया गया है। अगर इसकी पावर की बात करें तो लगभग 100 किलोवाट का ये पावर जनरेट करता है या फिर अपने टारगेट के ऊपर छोड़ता है 100 किलोवाट का। और कोई भी टारगेट हो, कितना भी ज़्यादा एडवांस टारगेट हो, वो उसको गिरा देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके पावर को खत्म कर देता है। ये 100 किलोवाट का एनर्जी अभी तक किसी भी कंट्री के द्वारा अचीव नहीं किया जा सका है, क्योंकि इंडिया जो अभी डेवलप किया है उसके पास उसमें 30 किलोवाट तक का ही हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यूज किए हैं। तो ये 100 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यूज करना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। थ्रेट ऑन काउंटर, जैसे कि अगर कोई रॉकेट फायर होता है, कोई मोटार फायर होता है, यूएवी ड्रोन्स और स्मॉल बैलिस्टिक थ्रेट्स जो भी आते हैं वो इनको काउंटर कर सकता है, उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है हवा में ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिस्टम माना जाता है। अगर इसके बारे में बात करें ऑपरेशनल रेंज की तो ये लगभग कुछ मीटर से लेकर कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक, यानी कि हम लगभग बात कर सकते हैं 7 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। मतलब 7 किलोमीटर रेंज के अंदर कोई भी टारगेट है वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको मार सकता है। स्पीड और इंगेज की बात करें, क्योंकि ये जो लेजर वेपन है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो ये लाइट की स्पीड के बराबर इसका जो भी एनर्जी निकलता है वो लाइट की स्पीड के बराबर एनर्जी निकलता है और बहुत ही इंस्टेंटली अपने टारगेट को हिट कर देता है। मतलब अगर आप इसको लॉन्च करिए और कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ मिली सेकंड के अंदर ये अपने टारगेट को अटैक कर देगा, हिट कर देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। बट देयर इज ए ड्यूअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बीम, क्योंकि जैसे जो बीम है जब हम इसको अपने टारगेट के ऊपर लॉक करेंगे तो सबसे पहले इसको हमें लॉक करना पड़ेगा और कंटिन्यू कुछ सेकंड तक ये बीम इसके ऊपर गिरना चाहिए। जब कुछ सेकंड तक गिरेगा तभी जाके ये अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा मैनुअल टारगेट है, अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर दे रहा है, तो ये उसको मार नहीं सकता। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसीलिए इसको कुछ टाइम तक के लिए लगातार अपने टारगेट को लॉक करके रखना पड़ेगा और डायरेक्ट उसके ऊपर एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। कॉस्ट पर शॉट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी निकलती है, एक तो पहली बात तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो अनलिमिटेड होगी। आप जितना ज़्यादा एनर्जी दे पाएंगे उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी निकलेगा। तो इसमें कोई मैगजीन जैसा सिस्टम नहीं है, अनलिमिटेड इसका रेंज हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कॉस्ट पर यूनिट बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। इसमें जो कोई मिसाइल अगर फायर करते हैं तो जो मिसाइल होता है वो लाखों करोड़ रुपये का एक मिसाइल होता है, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी वेपन उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट का होता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस इसलिए भी इसको माना जाता है। इस तरह से जो इनका नया सिस्टम वो इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे इसका पूरा जो आप कह सकते हैं बैटरी सेटअप जो भी होता है, जहाँ से इसको पावर दिया जाता है वो होता है, और फिर यहाँ से इसके बीम्स निकलते हैं और ये रडार के द्वारा, रडार के माध्यम से अपने टारगेट को ये डिटेक्ट करके उसको लॉक करते हैं और फिर लगातार यहाँ से उसके बीम निकलते हैं। क्योंकि ये लाइट स्पीड से निकलते हैं तो कुछ ही सेकंड में अपने टारगेट तक पहुँच जाते हैं और इस तरह से अपने टारगेट को हिट कर पाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो कोई भी सिस्टम होता है उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, कोई ना कोई वीकनेस होता है। तो इसके बारे में बात करें, सबसे पहले इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम रुपए में, बहुत ही ज़्यादा कम इसमें कॉस्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी और प्रिसीजन के साथ अपने अटैक को कर सकता है। लेजर एनर्जी वर्सेस इंटरसेप्टर, रैपिड रिस्पांस, बहुत ही तेज़ी से इसका रिस्पांस होता है क्योंकि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। वेरी प्रिसाइज भी होता है टारगेटिंग। मिनिमल कोलेटरल डैमेज, क्योंकि जब मिसाइल ब्लास्ट होते हैं या फिर किसी के ऊपर अटैक किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कोलेटरल डैमेज होता है। कोलेटरल डैमेज मतलब सामूहिक निषेध, जिसके अंदर अदर सिविलियंस की भी जाने जा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। उसमें जिस टारगेट के ऊपर आप लॉक करेंगे सिर्फ वही टारगेट न्यूट्रलाइज होगा और
आसपास कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। साथ ही साथ जब भी मिसाइल को मारा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा डरबिश यानी कि छोटे छोटे टुकड़े उठ के गिर जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, पूरा का पूरा मिसाइल नीचे गिर जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा कम डरबिश भी कम इससे जनरेट होता है। अनलिमिटेड एमओ यानी कि इसमें अंदर कोई भी मैगजीन जैसा सिस्टम नहीं है, जितना भी आप इसको पावर देंगे उतना ज़्यादा ये अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। इसका कोई फिक्स मैगजीन नहीं है, मतलब ये इसका जो रेंज है वो अनलिमिटेड है और पावर सप्लाई जितना देते रहिए, इसको कूलिंग देते रहिए, उतना ज़्यादा ये अटैक करेगा। वीकनेस की बात करें तो जैसे अगर इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट पड़ता है, अगर फॉग है यानी कि धुंध है, बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा धूल है, तो इस उन जगहों पे जो इसके एनर्जी वेपन्स के जो भी लेज़र निकलेगा, उस लेज़र के पार्टिकल से जो भी डस्ट पार्टिकल होगा, रेन होगा, वो उससे टकराएगा तो इसका जो रेंज होगा वो उसको कम कर देगा, या फिर इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी उसको कम कर देगा। तो एटमॉस्फेयर का इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ लेज़र बीम आर अटेन्यूएटेड और स्कैटर्ड है, यानी कि जब भी ये फॉग से टकराएगा या फिर रेन या फिर डस्ट पार्टिकल से टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये स्कैटर हो जाएगा, यानी कि अपने पास से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, डेविएट हो जाएगा, स्कैटरिंग इसका हो जाएगा। तो इससे इसको प्रॉब्लम होगा, अपने टारगेट को प्रिसाइसली ये हिट नहीं कर पाएगा। टू बर्न थ्रू ए डिसेबल हार्डर विद द फास्ट मूविंग, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग टारगेट है तो ये फिर उसको अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस एनर्जी वेपन को चाहिए कि कुछ समय तक, कुछ सेकंड तक अपने टारगेट को लॉक करके कंटिन्यू उसके ऊपर बीम थ्रो करते रहे। लेकिन अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर बहुत ही ज़्यादा मेरुअर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ज़्यादा देर तक लॉक नहीं कर पाएगा। ज़्यादा देर लॉक ना होने की वजह से जो टारगेट होगा वो इसको अटैक नहीं कर पाएगा और टारगेट मिस हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। और अगर बात करें इसके रेंज की तो क्योंकि इसमें सेवरल किलोमीटर तक का यानी कि 7 से 8 किलोमीटर तक का, और जैसे जैसे इसको हम पावर को बढ़ाएंगे इसका रेंज भी बढ़ जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। मेनी मिसाइल थ्रेट इससे और एरियल थ्रेट जो होते हैं इससे काउंटर किए जा सकते हैं। सो आयरन बीम इज ए मोर फॉर द शॉर्ट एंड मीडियम रेंज इंटरसेप्शन, यानी कि जो आयरन बीम का हम यूज कर सकते हैं वो शॉर्ट रेंज के मिसाइल और इंटरसेप्शन के मिसाइल के लिए या फिर किसी भी थ्रेट के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से जो पूरा आयरन बीम डिफेंस सिस्टम है इस तरह से दिखाई देता है। ये पूरी इसकी बैटरी है जिसके अंदर कई सारे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, और एनर्जी को प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ से सीधा जो भी हमारा लेज़र होता है डायरेक्ट एनर्जी निकलता है, वो यहाँ से निकलता है और अपने टारगेट को जाके हिट कर पाता है। ये इसके कुछ क्लोज शॉट फुटेज हैं जो इसको राफेल के द्वारा बनाया गया, जो इसका लोगो इस पर दिखाई देता है। इस तरह से यहाँ से एनर्जी वेपन्स निकलते हैं और अपने टारगेट को ये हिट कर देते हैं, उनको मार देते हैं। अगर हम बात करें अदर नेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि यूएस के द्वारा भी इस पर थोड़ा सा काम किया गया है, चाइना और रशिया के द्वारा, और यूरोपियन कंट्री के द्वारा भी इस पर कुछ काम किया गया है, डायरेक्ट एनर्जी के फील्ड में रिसर्च किया गया है। लेकिन इन सभी के द्वारा जो कॉमन चीज़ है इनमें वो ये है कि ये इजराइल के लेवल का ये डिफेंस सिस्टम नहीं तैयार कर पाए हैं। जो भी इन्होंने डिफेंस सिस्टम अपना तैयार किया या फिर आयरन बीम जैसा डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार किया है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है, या तो उसका पावर कम है या फिर ज़्यादा लंबे समय तक ये पावर को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब लगातार इससे एनर्जी वेपन एनर्जी निकलेगा, इससे डायरेक्ट एनर्जी निकलेगा तो ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इसको कूल करने के लिए भी एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है वो अभी तक यूएस या फिर रशिया के द्वारा या फिर यूरोपियन कंट्री के द्वारा इतने इफेक्टिव मैनर में डेवलप नहीं किया जा चुका है, इसलिए ये कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। और अगर उन्होंने डेवलप किया है तो बहुत ही लो किलोवाट के एनर्जी डेवलप कर पाए हैं, लो किलोवाट के अपने वेपन्स को डेवलप कर पाए हैं। अगर इस मामले में बात करें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो इंडिया इस समय अपने डायरेक्ट एनर्जी वेपन में लगभग 30 किलो वाट का लेजर वेपन्स को डेवलप करके डिप्लॉय भी कर चुका है। क्योंकि आपको पता होगा कुछ समय पहले इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया था और इसका नाम था इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इंडियाज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसके अंदर हमने क्या किया था कि हर एक टाइप के थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक नया डिफेंस सिस्टम तैयार किया था, जिसके अंदर अगर कोई ड्रोन आता है तो ड्रोन को काउंटर करने के लिए हमने इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए थे और डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी लगाए थे। अगर वेरी शॉर्ट रेंज का कोई भी वेपन आता है तो उसको काउंटर करने के लिए हमने अलग से उनका इंटरसेप्शन मिसाइल लगाया था। क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल को अटैक करने के लिए हमने क्यूआर-सैम डिफेंस सिस्टम का यूज किया था, और साथ ही साथ हमने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का भी यूज़ किया था। यानी कि हमने 3-4 जो डिफेंस सिस्टम है उनको एक साथ कंबाइन किया था और एक टाइप का कंबाइंड डिफेंस सिस्टम बनाया था जिसको हमने नाम दिया था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। और इसके अंदर हमने साइमल्टेनियसली कई सारे टारगेट को इसकी तरफ भेजा था ऐसे टेस्ट करने के लिए, जिसमें कुछ ड्रोन्स थे, क्वाडकॉप्टर्स थे और कुछ डिकॉय म्यूनिशन थे। ये सभी चीज़ों को एक साथ, ये सारे डिफेंस सिस्टम एक साथ एंगेज करके, यानी कि जैसे अगर यूएवी आ रहा है तो यूएवी को हमारा जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है वो उसको एंगेज कर पाया
आया, जब ड्रोन आया तो एंटी ड्रोन सिस्टम उसको एंगेज कर दिया, और उसके बाद जो मिसाइल्स आए वो QRSAM और वेरी शॉर्ट रेंज के जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है, ये सभी लोगों ने अपने अपने काम को बखूबी किया और उसको एंगेज करके न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जो हमने जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था उसमें हमने ये अपने 30 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यूज किया था। तो इस मामले में इंडिया तो डेवलप कर चुका है अपना खुद का डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो हमें जितना हमें रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे फिर इसको और ज़्यादा डेवलप करके और ज़्यादा एडवांस किलोवाट के हम अपने वेपन्स को बना लेंगे। तो इस मामले में अगर हम बात करें तो इंडिया अदर नेशन से काफ़ी आगे है। अगर हम बात करें तो इस तरह से जो भी इनका वेपन सिस्टम इस तरह से दिखाई देता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और इंडिया का जो भी ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वो पूरी तरीके से अभी तक रिवील नहीं किया जा चुका है। एक टाइप से ये समझिए कि ये क्लासिफाइड है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि ये इजराइल का डायरेक्ट एनर्जी वेपन आयरन बीम सिस्टम क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा खास है, और इंडिया के मामले में ये क्यों, इंडिया के मामले में इसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।